राइट। मैं विजिबल हूँ, राइट सभी को? यस सर। Yes, sir. सब कुछ सही चल रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आज थोड़ा बेटा हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से आज इसको एंड कर दे चैप्टर को, ठीक है? और इसके बाद हम लोग कैपेसिटर पे आराम से आ जाएंगे। और अभी जो एक दो छोटे पोर्शंस होंगे जो आप देखते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो होंगे डाइपोल। गुड इवनिंग बेटा। डाइपोल के कारण अगर हम उसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है और ये कितना लगता है, ये सेक्शंस को मैं जब आपको मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाऊंगा तो सेम चीज, सेम फॉर्मूला लगेगा, तो उस समय हम इसको आराम से कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, दोनों का सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, पी डॉट ई है माइनस पी डॉट ई है तो वहां पे बी बन जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो वो चीजें वहां पे हम कर लेंगे जब हम लोग को आएगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि अभी हमें चाहिए था, कैपेसिटर में बात करने जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो आपको समझ आएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कैसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इन चीजों का भी इम्पोर्टेंट था तो हम लोगों ने इसको थोड़ा करना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग का कैपेसिटर स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा आपको लगेगा फास्टली मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम बेटा। तो थोड़ा सा आपको अगर नहीं लगता है तो आप मेरे को पर्सनली आराम से पूछ सकते हो कि सर मुझे ऐसा नहीं लगा, तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देंगे, लेकिन क्लास वाइज में हम ये अज्यूम करेंगे कि हम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, Yes, आपको sir. मेरी स्क्रीन शेयर होते हुए दिख रही है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके, आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था। एंड आई थिंक हम लोग एक्चुअली फास्ट भी करूँ ना तो आप लोग बहुत आराम से समझ लेते हो चीजों को। ठीक है, अच्छी बात है ये चीज होने पे। और अगर लगे तो बता देना, मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। हमने ये बात कर ली थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, कि हमने देखा था कि सोर्स चार्ज जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर वैल्यू असाइन करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि इस बार जो हमारे पास आएगा स्केलर फील्ड आएगा, यानी हर ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, वो क्या कर रहा है, इट इज असाइनिंग अ सर्टेन वैल्यू व्हिच इज नाउ दिस टाइम स्केलर इन नेचर। okay, it has only the magnitude kind of thing, and this is how we are going to describe it, we will see it, right? So initially याद करो कि जब हमने आपको बोला था कि जैसे यहाँ पे अगर मान लो कि टेस्ट ये आपके पास, ये वाली बोली थी मैंने बात कि अगर आपके पास मैंने आपको एक बात बोला था कि जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया था वहां पे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी रहती थी तो हमने आपको क्या बोला था कि अगर आप मान लो सोर्स चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पे जाते हैं, किसके कहाँ से मेजर कर रहे हैं, हर चीज सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। एक टाइप से यहाँ पे इस फ्रेम में हम सोर्स चार्ज का अगर मैं पॉइंट चार्ज मानता हूँ, अभी के लिए मानता हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं पॉइंट चार्ज मानता हूँ तो उसका जो जिस रेफरेंस फ्रेम में हम देख रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ पे होगा, हमेशा उस सोर्स चार्ज के साथ स्टिक्ड हो। तो यानी एक प्रकार के हम जो भी देखेंगे क्या देखेंगे, इन द फ्रेम ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, इन द फ्रेम ऑफ सोर्स चार्ज अगर आपको ऐसे चीज फील करना होगा कि अगर मान लेते हैं सर कि आप यहाँ पे निकाल रहे हो पी पॉइंट पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो किसके कारण, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, तो आप सर क्या करोगे कि पहली बात इसके रिस्पेक्ट में सब कुछ देखोगे, ये सोर्स चार्ज है इसी को ओरिजिन मानोगे, और इसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन पॉइंट पी होगा वो कितना दूर होगा। अगर हम पॉइंट चार्ज इसको मानते हैं, हमारा सोर्स चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो अभी के लिए एक्सटेंडेड पे भी हम बात करेंगे तो
ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी थी। यहाँ पे क्या कैसे करते थे, टेस्ट चार्ज को लेके आते थे। टेस्ट चार्ज का हमने पूरा अच्छे से जाना है कि किस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहेंगे। दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड will not have a significant value so that it will not produce an inductive effect, right? तो ये चीजें हमने जाना था। तो यहाँ पे लाते थे और कहते थे, क्या कहते थे कि force experienced by this test charge divided by the magnitude of the charge on this test charge. So ये क्या हो जाता था, E at point P होता था कि नहीं? यस सर। Yes, अब sir. मैं बोलूंगा कि अगर यहां से आपको क्या करना है कि दूसरा जो वैल्यू असाइन हो रहा है वो हो रहा है V, ठीक है? तो V at A अगर मैं बोलूंगा V at A, तो मैं आपको पहले बोलूंगा कि हमारी एक चीज होती है, ये मतलब फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे नहीं होते कि हमेशा वो डिफाइंड होते हैं एज अ वैल्यू, ठीक है? एज अ वैल्यू कभी भी ऐसा नहीं डिफाइंड होते। कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वो हमेशा डिफाइंड होते हैं चेंज के नाम से। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास किसी अगर पी मैं बोलूं कैलकुलेट करने के लिए, तो आप बोलोगे कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी का वैल्यू है उसको मास टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस इंस्टेंट पे ये क्या दे देगा, पी, यानी मोमेंट, लीनियर मोमेंटम दे देगा उस पार्टिकल का, राइट? लेकिन मैं बोलूं कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं नाप सकते हैं, पी को नहीं नाप सकते, बट कि डेल्टा पी को नाप सकते हैं। उसमें एक आता है ये, हम जब भी एक्चुअली में वी की बात करते हैं ना कि वी एट एनी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पी और पी दोनों नाप सकते हैं, करेक्ट, यहाँ पे है। लेकिन वी के टर्म्स में जब हम बात करते हैं ना, तो एक्चुअली में हम हमेशा डेल्टा वी नाप सकते हैं, वी कभी भी नहीं नाप सकते। यानी वी डेल्टा वी है, यानी इसको कैसे बना देंगे, अगर वी बनाना है तो हमें कैसे बना देंगे, तो इसको हम देखो, जैसे हम कैसे कहते थे, पोजीशन वेक्टर, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर बोलते थे ना, R12, तो इसका अर्थ क्या होता था, R1 माइनस R2, यही होता था ना। यानी 2 के रिस्पेक्ट में हम 1 का देख रहे हैं, राइट? तो वहां पे भी यही सेम चीज होती है, और वहां पे आर भी डिफाइन होती है, हर पॉइंट पे एक पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल जब हम नापने जाते हैं ना, तो हमारे पास एक्चुअली में डेल्टा वी हम नापते हैं। तो इसको वी कैसे बनाते हैं देखेंगे, अभी इस चीज को भी देखेंगे। तो अभी के लिए मैं बोलूं कि वी जो होगा ए पे, एक्चुअली में होगा तो डेल्टा वी, लेकिन इसको मैं आपको डाइसी वे में बोलूंगा, वी ए बोलूंगा, लेकिन होता है वो डेल्टा वी, ठीक है? तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी चार्ज को जब इसके इसके ये सोर्स चार्ज है, किस पॉइंट पे सोर्स चार्ज का ई 0 हो जाएगा। अगर ई की वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट? और आर इज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज ऑफ सोर्स, और Q is the charge on this point charge, राइट? तो हम कब बोलेंगे कि ये जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, जब R अप्रोच टू इंफिनिटी होगा कि नहीं? यस सर। तो E अप्रोच तो क्या हो जाएगा, 0। तो यानी एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फील्ड 0 है वहां पे, कहां पे, R इंफिनिटी पे। तो मैं एक बात कह सकता हूं क्या, कि वहां पे फील्ड एब्सेंट है, फील्ड एब्सेंट है, फील्ड 0 है, यानी फील्ड एब्सेंट है, बोल सकता हूं ना? कहां पे, इंफिनिटी पे। तो यानी वहां एब्सेंट है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस पॉइंट से, अगर इनफिनाइट पॉइंट से अगर लेके आ रहा हूं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जब उसका फील्ड नहीं था, यानी फील्ड के बाहर से अगर आपका कुछ भी वैल्यू आ रहा है, इस सोर्स चार्ज का कुछ भी वैल्यू आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का हर पॉइंट पे, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नहीं है, 0 है, ये हाइपोथेटिकल पॉइंट है जैकि दैट इज एग्जिस्ट एट इंफिनिटी। तो यानी मैं बोलूं कि इंफिनिटी से अगर यहां तक कोई पॉइंट तक चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि मैं उसके फील्ड के बाहर से उस चार्ज को लेके आ रहा हूं उसके फील्ड के अंदर, और कहां तक लेके आ रहा हूं, पॉइंट पी तक लेके आ रहा हूं, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैंने क्या कहा कि जहां ई कहां पे 0 होता है, तो मैंने देखा है
पॉइंट चार्ज के लिए ई तब 0 होता है जब आर अप्रोच टू इंफिनिटी होगा। इसका ग्राफ मैंने सर देखा था तो ऐसा आ रहा था। तो आर जैसे जैसे अप्रोच करेगा इंफिनिटी की ओर, यानी जैसे जैसे हम आर बढ़ते जाएंगे ये 0 की ओर अप्रोच करता जाता है। तो एट इंफिनिटी एक हाइपोथेटिकल पॉइंट माना, वहां पे ई 0 है, यानी ई खत्म है, वहां पे है ही नहीं। तो है नहीं तो वो फील्ड का पार्ट नहीं है। स्पेस का वो पार्ट जहां पे फील्ड ये सोर्स चार्ज अपना वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहा है तो वो आउट ऑफ फील्ड हो गया। अगर जहां तक वो स्पेस का वो पोर्शन जहां जहां उसने पॉइंट असाइन कर दिए वो उसका फील्ड होगा, और स्पेस का वो पोर्शन जहां पे उसने असाइन नहीं कर पाया वो आउट ऑफ फील्ड होगा। ठीक है, तो मैं आउट ऑफ फील्ड से कोई चीज को लेके आता हूं और यहां पॉइंट पी तक रखता हूं, तो मुझे कम से कम वर्क डन कितना करना पड़ेगा? कम से कम क्यों बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे अगर आप यहां से यहां तक लाओगे तो सबसे कम कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, यहां पे भी पार्टिकल रेस्ट पे था और यहां पे भी लगभग लगभग रेस्ट पे, यानी इसकी वेलोसिटी ना के बराबर है। अगर इसके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो आप जानते हो वर्क एनर्जी थ्योरम में कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा किसके लिए? टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे अगर मान लो एक प्रकार से अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई है, यहां से यहां तक लेके आए हैं, तो इनिशियली तो रेस्ट पे रखा हुआ था, मानते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं मूव कर रहा था, रखा हुआ था, आउट ऑफ फील्ड सिर्फ रखा हुआ था, और वहां से लेके आए हैं और यहां तक लेके आए हैं, तो हमें ये वाला काम नहीं करना है, हमें इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में नहीं रखना है। वो आएगा दम हल्का सा धीरे 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 मूव करते लाए और यहाँ पे देखो यार ऐसे रख गया, बस यहाँ पे से रखा हुआ चार्ज और होल्ड करके बस रखे हुए। जितना फील्ड ये जो आपका सोर्स चार्ज फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा के उसको होल्ड करके रखे। तो हमें सबसे कम से कम कितना वर्क करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सर देखो ये सोर्स चार्ज है, अगर आप यहाँ पे फील्ड में लाते हो कोई भी चीज तो इसके अंदर Q इंटू ई एक फोर्स लगता है, राइट सर? तो मैं बोलूंगा राइट बेटा। ठीक है, तो यानी सर अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज के बारे में देखूं, इसके मैकेनिक्स डायनामिक्स समझने की कोशिश करूं, तो इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स है क्या इस सिस्टम में? और कोई मतलब जितना भी होगा सिस्टम में सिर्फ चार्जेस वाले हम अब अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी सोर्स चार्जेस होंगे वही सिर्फ स्ट्रेस चार्जेस पे फोर्स लगाएंगे। अगर मल्टीपल होंगे तो वो मल्टीपल सिस्टम वाला उस पे फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे ई जो लिखाएगा वो इक्विवेलेंट, ये ई रिजल्टेंट लिखाएगा। यानी सर इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है कि सोर्स चार्ज के कारण, और वो रेडियली आउटवर्ड लग रहा है सर। अगर मैं सर बोल रहा हूं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है सर, यानी इसके लिए एफ नेट इसके लिए 0 होना पड़ेगा सर इसको, और एफ नेट 0 होना पड़ेगा, यानी अगर इसके ऊपर पेयर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं तो इन दोनों का सम तभी 0 होगा सर। एक फोर्स का कभी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता सर, तो हमारे इसके पास पेयर ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा सर। तो ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे पास जो सोर्स चार्ज है उस कारण से लग रहा है, दूसरा हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं सर, वो दोनों मिलके 0 कहना चाहते हैं। हो सकता है क्या सर? देखते हैं सर। ऐसा बोल रहा है कि ये होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए सर, यानी ये होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि F1 अगर मैं मान रहा हूं, F1 में मान रहा हूं कौन सा है? फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो मुझे जो F2 जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो सोर्स चार्ज जो लगा रहा है उसके अपोजिट इन डायरेक्शन ही नहीं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। हिमांशु बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। घुमा ले ना ऐसे, वो तने इधर रखा बैग, बैग तो बुक रख लियो। हिमांशु बेटा मैं बोला म्यूट कर लो। ठीक है, तो इसका अर्थ मैंने क्या बोला आपको? इसका अर्थ मैंने क्या बोला कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा यहाँ पे, वो कैसा होगा? इस माइनस को इधर ले जाओ, इस माइनस को इधर ले जाओ, तो कैसा होगा? जो फोर्स सोर्स चार्ज लगा रहा है उसके अपोजिट इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम। यानी हमें सर यहाँ पे एक F1 जो आपने लगा रखा है, F1 यहाँ पे, ये F1, तो इसी के वैल्यू के
इक्वल मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट इन डायरेक्शन हमें लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल, यहां पे होल्ड करने के लिए। ठीक है सर, ये बात मान, अगर नहीं होल्ड करूं तो सर, तो ये चीज क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होते हुए चला जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो एक्सीलरेट होते हुए चला जाएगा, इसका अर्थ है कि सर अगर इसको हमें इनफिनाइट से अगर कोई सोर्स चार्ज को ला रहे हैं तो हमें ऐसे फील्ड आराम से आने नहीं देगा, यहाँ पे अगर छोड़ूंगा तो फिर तो बाहर फेंक देगा। तो मुझे जो अगर फोर्स में ये वर्क करूंगा, ये फोर्स जब वर्क होगा तो मुझे करना पड़ेगा सर, इस पे वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, बार बार उस टेस्ट चार्ज को फेंक देगा बाहर की ओर और इन्फिनिटी की तरफ भेज देगा। तो अगर मुझे उस फील्ड इन्फिनिटी से उस तरफ लाना है, इन्फिनिटी से उस तरफ लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको वर्क करना पड़ेगा। और ये देखो, और कैसा वर्क होगा, ये तो पॉजिटिव वर्क होगा। कैसे सर मालूम चला, देखो इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें मालूम है एफ एक्सटर्नल क्या होगा, हमेशा इसी डायरेक्शन में लगते रहेगा कि नहीं, जो ग्रीन कलर का है, क्योंकि अभी हमने जाना है कैसा है, ये -F1 टाइप का होना चाहिए। Yes, sir. तो यानी ये हमेशा लगते रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी dr कहाँ होते जा रहा है, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्ट यहाँ से इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, और इधर क्यों, तो ये भी तो हमारा dr भी तो इधर डायरेक्शन में, तो इन दोनों का क्या होता है, एफ एक्सटर्नल डॉट dr ही तो होता है। ये क्या होता है, dw डॉट प्रोडक्ट है, इसी के लिए ये कैसा होता है, दो वेक्टर्स का ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो इसके लिए जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट जो आता है वो स्केलर वैल्यू होता है, तो इसी के लिए वर्क एक स्केलर वैल्यू है। लेकिन इसका पॉजिटिव और निगेटिव से हम दो चीजों को समझ सकते हैं, इसकी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी पॉजिटिव और निगेटिव रखने के लिए, दो इससे स्केलर क्वांटिटी। तो पॉजिटिव और निगेटिव का अर्थ क्या होगा कि पॉजिटिव मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, उसी के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, यानी आपको एक समझना ऐसे पड़ेगा कि आप धक्का मार के उसको अंदर तक लेके जा रहे हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है और आपका फोर्स भी उधर डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आया? Yes, sir. तो यहां तक जो वर्क करके लाना पड़ेगा हमें, उस वर्क को, यानी वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू ए बाय कौन सा, एक्सटर्नल एजेंट। इसको सब लिखा हुआ दिखाऊंगा सबको, ठीक है ना, इसमें भी इतना मत सोचो कि ये ठीक है, ये हमारे पास मालूम चल गया, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, सेम इसी की तरह देखो, लेकिन इस बार वर्क स्केलर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो ये स्केलर वैल्यू देगा, और स्केलर वैल्यू देगा, तो यही मैं बोल रहा हूं कि हर पॉइंट पे एक वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है, तो अब से हम ये बोलेंगे कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय टेकिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinite to any point is defined as the potential at that point। लेकिन सर आपने एक और बात बोला था कि हमें धोखा में रखा गया कि ये एक्चुअली डेल्टा वी होता है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये डेल्टा वी होता है। कैसे जाना सर, तो ये एक्चुअली वी ए माइनस वी इंफिनिटी होता है, वी ए माइनस वी इंफिनिटी सर, अच्छा सर ये डेल्टा वी होता है, इसको वी ए कैसे बोल दिया सर आपने, माइनस वी नॉट वी इंफिनिटी कहाँ चला गया, इसको अज्यूम करेंगे जीरो। क्यों अज्यूम करेंगे जीरो, क्योंकि इन्फिनाइट पे देखो, इन्फिनाइट पॉइंट के पास अगर आप देखोगे जो पॉइंट इन्फिनाइट पे, वहां फोर्स कितना हो रहा होगा उस टेस्ट चार्ज पे, उस टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा वहां पे इन्फिनाइट पॉइंट पे, अगर ये क्यू नॉट इन्फिनाइट पे रखा हुआ तो कुछ तो बोल दो। जीरो। Zero. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जीरो होगा कि नहीं, कोई भी बोल सकता है, सब बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो जीरो होगा, यानी वहां पे देखो वर्क डन कैसा होगा, अगर वहां पे अगर छोटा सा वर्क डन करते हैं, सॉरी यहाँ एफ डॉट दिया, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा वर्क डन करते हैं, तो ये कैसा टाइप का है, ये जीरो लगभग छोटा सा उधर ही मूव किया है, तो वहां पे जीरो वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा हिला रहे हैं तो जीरो वर्क करना पड़ रहा है।
तो वहां से मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं वहां क्यों अज्यूम किया गया 0, क्योंकि वहां पे एक्चुअली कुछ हमें वर्क करना ही नहीं पड़ रहा उस पॉइंट के पास। तो हम ऐसे कह देंगे कि जहां फील्ड 0 वहां पे वी 0, ऐसे बोल देंगे अभी के लिए, यही समझो। जहां ई 0 वहां पे वी हमने जो अज्यूम करेंगे वो भी 0 मान लेंगे। ठीक है सर। तो ये जब 0 हो जाएगा तब ये क्या लिखा जा सकता है, क्या वी ए माइनस वी इंफिनिटी 0 हो गया, तो इसको क्या वी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। तो अब ये बात समझ में आई कि एक्चुअली में जब वी ए बोलते हैं तो वो एक्चुअली पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है किसके रिस्पेक्ट में? इन्फिनाइट पॉइंट के रिस्पेक्ट में। और इन्फिनाइट पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि हम एक्चुअली में डेल्टा वी निकालते हैं। ठीक है, हमने ये वैल्यू साइन कर दी। अब देखो ये सब शॉर्ट में स्टोरी चलेगी, अब इसकी स्टोरी सुनते हैं। इसको ये देखो स्टोरी है कि इट इज द रीजन इन द स्पेस ऑफ विच एवरी पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल क्वांटिटी। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इट इज द रीजन इन द स्पेस। किसका रीजन है? स्पेस का। जहां पे ऑफ विच एवरी पॉइंट, किसका एवरी पॉइंट? उस रीजन का जो कि पार्ट है स्पेस का, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल क्वांटिटी। किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा। If the physical quantity is scalar, then field associated with it is a scalar field. तो एक प्रकार से इस बार हम बोलेंगे कि सोर्स चार्ज के पूरे एक आस जो उसके सराउंडिंग में जो रीजन है, कैसा रीजन? सराउंडिंग वाला रीजन, उसके हर पॉइंट पे एक वैल्यू असाइन हो रही है। और वो वैल्यू जो होती है, और ये पूरा पॉइंट जो वैल्यू असाइन हो रही उसके कलेक्शन को एक क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। जब वो उस समय जब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देख रहे थे कि हर पॉइंट पे एक आपको वेक्टर वैल्यू असाइन हो रही थी, एसोसिएट हो रही थी उस पॉइंट पे, और उसके कारण अच्छा, और उसके कारण क्या हो रहा था कि हर पॉइंट के उस वैल्यूज को उस एक अगर उसका कलेक्शन लूंगा तो एक क्या बनेगा? एक फील्ड बनेगा। तो उसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो होगा वो एक पोटेंशियल फील्ड नाम से होगा। ठीक है, जो कि स्केलर फील्ड होगा। ठीक है, चलिए तब यहां से आगे बढ़ते हैं। If the physical quantity is a vector quantity, the field associated with it is a vector field. The example is electric field. Okay. स्केलर फील्ड जान जाते थोड़ा सा, इट्स समथिंग, इसको मतलब ये कोई फायदे का बात नहीं है, समझ गए ना आप? एक छोटे छोटे वैल्यूज है हर पॉइंट पे एक वैल्यूज असाइंड है। अब उसको वेक्टर की तरह तो दिखा नहीं सकते एरोस की तरह, तो इसे डॉट देकर एक वैल्यू लिख देते हैं, 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, वो चीजें वैसे हो जाती है। वेक्टर फील्ड में देख रखा है कि हर देखो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? एक वैल्यू असाइन हो रही है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये अगर पॉइंट चार्ज है आपके पास, सोर्स चार्ज है, तो अगर पॉइंट किसी भी पॉइंट ए बी सी जहां पे भी रख लो, और वो कितना डिस्टेंस आर डिस्टेंस दूर है किससे? सोर्स चार्ज से, तो उसके लिए इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, या उसको विद डायरेक्शन में कहूँ तो वो ये ही होगा। याद रखना इसको, यहाँ पे नीचे क्यूब लिखा हुआ है। हम लोग हमेशा बोलते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, जब कहते हैं ये मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जब इसके साथ वेक्टर के फॉर्म में है तो ये देखो ऐसे लिखाएगा, ये लिखाएगा या ऐसे लिखाएगा। दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर है कि नहीं? याद है ना, दोनों बराबर है। कैसे सर को अब बोलोगे कि सर याद नहीं आ रहा है, फिर मैं बोलूंगा कि अरे यार तुम भूल गए, आर स्क्वायर इधर रख देंगे, और ये ऊपर आर कैप और इधर एक नीचे आर, और ये क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या होता है?
यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, यही तो होता है। आया कि नहीं समझ में? यस सर। ठीक है, चलो यहाँ से हम चलते हैं। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में मैं बताऊं तो ये वर्क डन में आपको अच्छे से समझाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो, राइट, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हो, ये छोटा सा dr डिस्प्लेसमेंट करते हो, तो आपको मालूम है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसे करेगा, एक्ट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इस चीज को इधर मूव करोगे तो एक्चुअली फ्रिक्शन इधर मूव काम करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है, रिलेटिव मोशन को स्टॉप करना चाहता है। ठीक है, तो यानी इसका अर्थ है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इधर लगेगा अगर आपने इधर डिस्प्लेसमेंट कर दिया है तो अगर देखो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर यहाँ पे वर्क डन निकालते हैं dw, तो ये क्या होगा, F डॉट dr। ये समझो कि ये स्ट्रेट लाइन पे हमने मूव किया है इसको, और यहाँ पे अगर वर्क निकालना है पूरे पाथ के लिए तो सर इंटीग्रेट करेंगे a टू b, करेंगे ना। अब यहाँ पे देखो F का जो वैल्यू होता है वो एक म्यू नॉट n होता है, यही होता है ना। n इसका नॉर्मल हो गया, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू उसके इन दोनों सरफेसेस के बीच में, और n हो गया नॉर्मल फोर्स, होता है ना। फ्रिक्शनल फोर्स का जो ग्राफ देखते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऐसे जाती है कि नहीं, यहां तक, यानी जब तक ले मोशन नहीं होगा तब तक ले ये वैल्यू, ये हमेशा क्या करेगी, अगर इस चीज को मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ तो जब तक ले मोशन नहीं हो रहा तब तक ले अगर आपने 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन लगा के खत्म कर लेगी। फिर आपने 3 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को 3 न्यूटन लगा के खत्म कर लेगी। देखो यहाँ पे हर जगह ये रेंज बढ़ते जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का। कैसा आप फोर्स लगा रहे हैं, आप एक्सटर्नल कहाँ तक लगा रहे हैं, आप एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर आप ज्यादा लगा रहे हो तो एक हद तक ज्यादा ये लगा के अपने आप को खत्म करेगी। यहाँ पे जैसे ही गए वो कहेगी कि भैया मैं अब लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गई हूँ, अब म्यू नॉट एन, म्यू एन के बराबर तक ही लगोगे। तो म्यू एन तक लग के इसके अगर आप आगे जाते हो, ये देखो यहाँ पे जा रहे हो तब इसके आगे अगर यानी एफ एक्सटर्नल आपने बढ़ा दिया तब भी ये देखो वही लग रहा है, फ्रिक्शनल वही वैल्यू लग रहा है। आपने और फोर्स लगा दिया एफ एक्सटर्नल, जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हो लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स वही लग रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर ये मोशन हो गया है तब हो जाता है, तो मोशन हो गया है तो एफ जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा यही वैल्यू लगते रहेगा, म्यू नॉट एन। तो म्यू नॉट एन और डी आर किधर है, इस तरफ है, क्या दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कॉस 180 डिग्री होगा कि नहीं, तो माइनस ये हो जाएगा इंटू डी आर, और कहां से कहां तक गया, ये देखो म्यू एन तो कांस्टेंट है, एक प्रकार से बाहर आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स से जब तक मोशन हो रहा है तब तक कांस्टेंट बना हुआ है, और ये तो एफ एक्सटर्नल है एक्स से। लेकिन ये चीजें कब ऑकर होती है, जब चीजें मोशन में रहती है तब। इसके बाद अभी इसका अर्थ क्या होता है, एफ एक्सटर्नल यहां से अगर यहां लग रहा है, अगर वैल्यू इसके हिसाब से देखो ये कितना 45 डिग्री का रहता है, तो यहाँ पे आपने एफ एक्सटर्नल लगाया तो इसी के बराबर ये भी लग गया, है कि नहीं। यहाँ पे लगाया तो ये देखो यहाँ पे इसके बराबर लग गया। अब यहाँ पे आपने यहाँ लगाया है, यहाँ पे आपने लगाया यहाँ है, तो इसको होना चाहिए था, अगर इसके ग्राफ को एक्सपोलिएट करते हैं तो इसको होना चाहिए था, फ्रिक्शनल फोर्स को होना चाहिए था यहाँ पे इतना, बैलेंस करने के लिए, लेकिन है नहीं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया होगा, एफ नेट क्या हो गया, इस पर नॉन जीरो आ गया होगा एफ नेट। यानी मोशन के टाइम पे ही सिर्फ ये वैल्यूज आती है, यानी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स मैं कह सकता हूँ म्यू एन है, हमेशा उस टाइम पे लग रहा है जब तक ले वो मोशन कर रहा है। तो अगर मैं ए से बी तक मूव करवाते हुए लाया हूं तो इसका म्यू नॉट इंटू आर, सॉरी डी आर, और कहां से ए टू बी ले जाऊंगा। अब ये देखोगे तो क्या आएगा, माइनस म्यू एन इंटू डी आर का इंटीग्रेशन आर, आर ए टू बी तो हो जाएगा आर बी माइनस आर ए।
तो यानी यहां से आपको क्या समझ में आया कि अगर इस ये आर बी माइनस आर ए क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इतना। ठीक है, तो यानी आप बोलोगे वर्क डन हो गया म्यू नॉट एन इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। अब मैं बी से ए की ओर ले जाता हूं। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। मैं लेके जा रहा हूं बी से ए की ओर वापस, A to B, मतलब राइट डायरेक्शन में इधर लगेगा कि और कहीं और लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, the right side. राइट साइड में लगेगा। बाकी सबको भी समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सारे Yes, लोग, sir. ठीक है ना? ऐसा मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ किसी को कि मतलब जो बोल रहा है अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे से समझ रहा है चीजों को, और वो देखो उसको आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा। वो अगर गलती करके कुछ भी यहाँ बोलेगा तो उसको आज मैं सुधार सकता हूँ। ठीक है, तो सब लोग अगर मान लो कुछ भी गलती बोल देंगे यार, फिजिक्स है, संभालेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना? तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट फिर से इधर है, डी आर। क्या ये दोनों एक 180 डिग्री वाला फिर से बना रहा है? Yes, sir. यानी यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा एफ डॉट डी आर हम लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे भी सर आएगा। और क्योंकि ये मोशन में यहाँ से भी यहाँ तक मोशन है, तो सर आपने बोला था मोशन के टाइम में तो एक ही फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट वैल्यू बन जाता है म्यू है। और डी आर, तो यहाँ पे अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हर टाइम पे फोर्स इधर लग रहा है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। यहाँ पे भी इस पॉइंट में फोर्स इधर लग रहा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है। तो हर पॉइंट पे ऐसे ही हो रहा है। तो एफ डॉट डी आर इसका हर पॉइंट पे क्या है, 180 डिग्री बनाया जा रहा है, तो कॉस 180 -1 हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सर वही वाली बात हो जाएगी, डी आर का वैल्यू A2 यहाँ इस बार लेकिन क्या आएगा, आप कहां से सर लेके आए थे, यहाँ पे देखो ए से बी तक लाया था, बी से जुड़ जाओ। यानी सर यहाँ पे आप ये कहते हो कि ये भी वैल्यू आ रहा है म्यू एन आर ए माइनस आर बी। इसका अर्थ है सर, इसका अर्थ है सर, ये आ रहा है। तो इसका अर्थ है सर कि आपने बोला कि यहाँ पे भी वही वैल्यू आ रही है। ये भी क्या है, आर ए माइनस आर बी आपका क्या हो गया, यही लेंथ, यही लेंथ हो जाएगा। Yes, sir. तो यानी इसका अर्थ है कि सर देखो यहाँ पे जो फोर्स अगर मैं बोलूं ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, तो इसमें नेट जीरो नहीं हो रहा वर्क। वर्क नेट अगर मैं बोलूं इसको दो पार्ट में काटूंगा, एक पाथ 1 के थ्रू और एक वर्क डन इन पाथ 2। तो दोनों में सर मेरे को ऐसा आ रहा है माइनस म्यू एन समथिंग, इसको एल मान लेते हैं, इसमें भी माइनस म्यू एन एल मान लेते हैं। तो मुझे एक्चुअली में सर वर्क करना पड़ जा रहा है आपको -2 म्यू एन एल वर्क करना पड़ेगा। यानी उस पॉइंट पे वापस आ गए तो नहीं वैसा है। चलो इसको ग्रेविटेशन में देखते हैं। अगर मैं बोलूं ग्रेविटेशनल फील्ड अगर अर्थ से जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी पार्टिकल पे, वो हमेशा डाउनवर्ड लगाती है कि नहीं? अगर मैं यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर फेंकूं तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा हर पॉइंट पे क्या करेगा, डी आर अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बनाएगा अपने पाथ पे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लग रहा है। तो अगर ए से बी तक मैं जा रहा हूँ, वर्क डन इन वर्किंग फ्रॉम ए टू बी अगर मैं जाते समय कर रहा हूँ, तो हमें हमें यहाँ पे फोर्स लगेगा सर, यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट फोर्स mg लगेगा, जो कि नीचे की ओर होगा, तो माइनस जे कैप मान लेंगे। और फिर ये जो फोर्स हो गया एफ डॉट डी आर, डी आर आपका सर जो है जो ऊपर की ओर पॉजिटिव में है, तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ डी आर जे कैप, लिख सकते हैं कि नहीं? और इनका इंटीग्रेशन कर दूंगा सर, ये लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो ये आ जाएगा -mg, देखो यहाँ पे -j लगा हुआ था, -j लगा हुआ था, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, j डॉट जे 1 होता है, तो mg dr का इंटीग्रेशन कहां से a टू b जा रहे हैं,
ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो mg इंटू ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, क्यों, देखो सर यहाँ पे dr, हमने dr वेक्टर को तुरंत कन्वर्ट कर दिया किस में, dr इंटू डायरेक्शन, समथिंग डायरेक्शन। तो ये dr जो छोटे छोटे लेंथ है सर, लेंथ है, तो ये जैसे ही ऊपर तक जाएंगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो इसको भी l मान लेते हैं। अब देखो ऊपर से b से a की ओर आ रहा होगा तो क्या वर्क डन होगा बताओ। इस बार जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या वो mg माइनस जे कैप ही रहेगा क्या? Yes, sir. और इस बार डॉट लेंगे तो dr इस बार कैसा, वो भी निगेटिव है क्या, b से a की ओर जब मूव कर रहा है तो? Yes, sir. तो यहाँ पे भी क्या होगा, dr आपका जे कैप आएगा क्या, माइनस जे कैप आएगा क्या? तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस माइनस इस बार बंद के इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कहां से, ए, इस बार बी से ए तक जा रहे हैं ना, बी से ए। तो इसका यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है mg, और वही लेंथ, ये छोटे छोटे dr इंटीग्रेट कर दूंगा तो लेंथ l हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब इन दोनों का वर्क को जोड़ूंगा तो नेटवर्क मिलेगा, यानी मैं बोलूं v a टू b जो गया प्लस, इसको मैं मानता हूं एक फोर्स को देखता हूं कि इसको डब्ल्यू नेट से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। डब्ल्यू नेट से मैं क्या एक कंडीशन दे रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि जिस पॉइंट से चलोगे वहां तक गए, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ, यही बात मैं बस बोलना चाह रहा हूँ। और उन दोनों का सम निकालना चाह रहा हूँ, उसको डब्ल्यू नेट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे डब्ल्यू नेट देखो, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये जीरो आ रहा है, यहाँ फ्रिक्शन में जीरो नहीं आ रहा था, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इस टेबल पे इस बड़े से बॉक्स को पहले इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, और यहाँ पे देखूं इस वर्क कर, इस पूरे रास्ते में मैं जैसे से लेके गया हूं, और यहाँ पे जहां तक ए से यहाँ पे बी तक गया हूं इस बार, ठीक है, और दूसरा पाथ मैंने लिया है, सेम ए से बी गया हूं लेकिन दूसरा पाथ इस बार लिया हूं, इस पाथ को कहते हैं, मान लो इस पाथ को बोलते हैं एक्स, इस पर रेड पेन यूज कर लेते हैं, इस पाथ को बोलते हैं एक्स, और स्ट्रेट जो सीधे गया है वो बोलते हैं वाई। तो आप बताओ, यहां से अगर मैं लेके जा रहा हूं तो किसी चीज को ऐसे फ्रिक्शन से लेके जा रहा हूं, फिर ऐसे वर्क कर रहा हूं, फिर ऐसे ला रहा हूं, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा होगा कि हर जगह पे इस लेंथ के लिए अपना वैल्यू आ रहा होगा, वो भी निगेटिव में, क्योंकि जब आपने डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क फोर्स इधर, तो यहाँ पे भी जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा निगेटिव, फिर इस डायरेक्शन में भी निगेटिव, और इस डायरेक्शन में भी निगेटिव, ठीक है, और इन तीनों का क्या होगा, एडिशन होगा। और मैं यही बोलूं कि ये पाथ यहाँ सीधे जो रास्ता चलता है वो इसी के बराबर होगा, ये वाला, इसको बोलता हूं डी, ठीक है, वर्क डन, जो सीधे ए टू बी सीधे ले गए, और इस पोर्शन को बांट दिया, पूरा वाला जो एक्स वाला पोर्शन है उसको माना है ए बी सी, 3 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। तो ए जो बी में जितना वर्क करना पड़ा होगा इस ब्लॉक को ऐसे ले जाने के लिए, ऐसे यहां से, ठीक, इसको क्या करते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही सब कुछ, बस क्या है, दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सेम डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो जो वर्क डी में लगा होगा फ्रिक्शन को, उतना ही बी में भी लगा होगा, यानी ए और सी क्या हो गए, बीच में एक्स्ट्रा एड ऑन हो गए। तो इसका अर्थ सर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं पॉइंट ए से बी तक ले जा रहा हूं ना, नॉन कंजर्वेटिव, यानी फ्रिक्शनल, अगर फ्रिक्शन टेबल पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके अगर प्रेजेंस में लेके जा रहा हूं, तो सर ये पाथ डिपेंडेंट है। अगर मैं ये लंबा रास्ता से ले जा रहा हूं तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, छोटा रास्ता से ले जा रहा हूं मुझे छोटा काम करना पड़ रहा है, तो ये पाथ डिपेंडेंट है, जबकि दोनों का एंड इनिशियल और एंड पॉइंट क्या है, सेम है। यानी यहां से दो चीज मालूम करते हैं सर, कि कुछ फोर्सेस ऐसा काम कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे देखो ग्रेविटेशन में, देखो ग्रेविटेशन में अगर तुम्हें मैं बोलूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है, मैं बोलूं यहाँ पे तुम यहाँ तक मूव किए,
तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे वर्क कितना किया होगा? ए से अगर आपने बी तक गए हो तो कितना वर्क किया होगा? ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपको मूव किए हैं, कितना वर्क किया होगा? सर भूल गए, नहीं आता है, नींद आ रहा है सर, अब मुझे अब सोने दो सर, बहुत क्वेश्चन। लेफ्ट और डीआर। हाँ तो लेकिन कितना होगा? देखो एफ हमेशा क्या हो रहा है, नीचे की ओर लग रहा है कि नहीं? डीआर किधर की हो रहा है, इसके 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैं बात करूं तो यस ये सर। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें एम जी जो आपको जे डायरेक्शन में है, डॉट डी आर जो आई कैप पे है, ये मान लो जीरो। 0 होगा। यानी सर मैं यहाँ ए से बी तक ले जा रहा हूँ 0, यहां से यहां तक ले जा रहा हूँ सी तक, यहीं पे मुझे जो वर्क करना पड़ रहा है करना पड़ेगा, जो कि मैंने निकाला है माइनस एम जी एल। और यहां से यहां तक ले जाऊंगा सर, फिर वही वाली बात हो जाएगी सर। और मैं यहां से ए से सीधे डायरेक्टली लेके जाऊंगा डी तक, तो भी वही बात होगी सर, क्योंकि इसमें इस पाथ पे 0, इस पाथ पे भी 0, सिर्फ इसी पाथ पे। और मैं अब ये बोल रहा हूं कि मैं आपको ऐसे भी पाथ पे ले जाऊं सर, नाचते गाते घूमते फिरते कैसे भी ले जाऊं, वो उतना ही लगेगा। ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के दो प्रॉपर्टीज होते हैं कि अगर मैं इनिशियल पॉइंट पे आ जाऊं, जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आ जाऊं, तो नेट वर्क डन बाय दैट फोर्स वो कैसे होगा? 0 होगा। समझ में आया? सर समझ में? रिपीट कर दो। रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा, अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, ग्रेविटेशन में मैंने देखा है कि अगर मैं पॉइंट ए से बी तक गया और फिर वापस ए पे आ गया, यानी जिस इनिशियल पॉइंट से चला था और कहीं गया था और फिर बैक टू इनिशियल पॉइंट आ गया, तो उस केस में क्या हो रहा है? नेटवर्क डन। नेटवर्क डन यानी पहले इस पाथ को ऊपर तक ले जाने के लिए, फिर मतलब एक पाथ को ऊपर ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, इस पाथ को ए से बी तक ले जाने के लिए, फिर बी से ए की ओर वापस लाने के लिए। तो इसको अगर दो पार्ट में तोड़ता हूं और वर्क डन फ्रॉम ए टू बी देखता हूं और फिर बी टू ए देखता हूं, तो ये दोनों के समेशन को, वर्क को अगर करता हूं, जिसको डब्ल्यू नेट बोल रहा हूं, तो उस केस में जब वो फोर्स mg है जो कि कंजर्वेटिव जिसको मैं कह रहा हूं, इस केस में नेटवर्क डन क्या हो रहा है? 0। ये वाला केस, ये और ये देखो हो रहा है कि नहीं? यस सर। अब देखो जो फ्रिक्शन वाले केस में सर, फ्रिक्शन वाले केसेस में सर कि ए से बी तक गए और फिर बी से वापस ए तक आए हैं, तो मुझे नेटवर्क 0 नहीं मिला है। तो ऐसे फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, यानी फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है सर। आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि वो सर अगर पॉइंट ए से बी तक जाओगे और फिर वापस बैक टू ए आओगे वहां से बी से, तो सर आप ये मत सोचो कि आप वहीं पे आ गए तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। आपको रास्ते भर अलग, मतलब आपने वापस आया है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, नेटवर्क लगेगा। ये नहीं कि इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट पे आ गए। तो फोर्स जो वर्क कर रहा है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसमें वापस उस पॉइंट पे आ जाने पे नेट फोर्स 0, नेट वर्क डन 0 नहीं होता है। ठीक है, नेट वर्क डन 0 नहीं होता है किसमें? नॉन कंजर्वेटिव। एग्जांपल कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। पहला बात, यानी जहां से चले वहां पे फिर से, जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए फिर से, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केसेस में नेट वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केसेस में अगर जिस पॉइंट से चले थे उसी पे वापस आते हैं तो नेट वर्क डन जो होगा वो नॉन 0 होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सर एक पॉइंट ए से बी तक है, यानी अगर हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो कंजर्वेटिव के केसेस में आप किसी भी रास्ते से ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन कंजर्वेटिव के फोर्सेस के केसेस में पड़ेगा कि किस प्रकार के रास्ते को आपने चूज किया है।
ठीक है, ये दो बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये चीज मैं डिलीट करके दिखाता हूँ फिर से। तो ये देखो यही बात कहना चाह रहा है, ज्यादा टाइम हो गया क्या? ठीक है, मैं यही बोलना चाह रहा है कि ये बोलना चाह रहा है द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। सही बात है सर, इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, है कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, दूसरे इसका एग्जांपल कौन सा होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस का? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, ये सारे कौन से फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है, तो तो इसका अर्थ मैं ये बोलता हूं कि सिर्फ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क करना पड़ा है, या ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया है किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो सिर्फ मुझे चेक करना होगा, तो अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक गया और फिर वापस आ गया, तो एक तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम किसका वर्क डन देख रहे हैं? किस फोर्स का वर्क डन देख रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और दूसरा बात जो बोला था कि सर ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, आप किसी वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन वेयर इज ई, दैट इज ई मींस वेयर इज ए एंड बी, means where is the initial position and what is the final position. That's all they require. Now what is the second thing here? Now that's the same thing, I explained it to you. We have taken the three different paths, 1 2 3, and I am reaching from A to B. Then the work done by the gravitational force going from A to B will be always equal to minus mgh. Where you take this path or this path or this path. ठीक है, अरे ये फोर्स, यस ये क्या लिख दिया मैंने? वर्क डन लिखना है ना, फोर्स कहां से लिखना? वर्क डन। सो यही चीज कहता है, वर्क डन विद द ग्रेविटी in path 1, work done by the gravity in path 2, work done by the gravity in path 3 is all are equal, and that is equal to minus mgh. Okay sir, now what the next? सर बोलोगे कि सर व्हाट द नेक्स्ट, तो मैं ये बोलूंगा कि a force is conservative if the work done it does the work it does around any closed path is zero. A force is conservative if the work it does around a closed path is zero. Means closed path कब बन सकता है? जब जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गए। तो in that sense work done is always zero. एंड किस वर्क को हम कैलकुलेट कर रहे हैं? जहां पे जिस फोर्स हमारा कैसा है? कंजर्वेटिव है, सिर्फ उस फोर्स के कारण वर्क कितना हुआ है उसको चेक कर रहे हैं, इसी के लिए WG लिख रहे हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। when you will start and you will finally reach the same point, then you are not going to do any work. ठीक है, सर इसका क्या 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 बेटा? सर ये कैसे पता लगा कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ, अब यहाँ पे आपको मतलब जो भी अब वर्क डन किया। हाँ, अभी के टाइम में आपको जो देखना है, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीजें, आपको डिस्क्लोज किया जा रहा है। कैसे डिस्क्लोज किया जा रहा है? अभी आपको वेरीफाई करवाया जाता है। आपको जैसे मैंने कैसे 3 रास्ते दिखा दिए ग्रेविटेशन के केस में, तो आपको ये चीज मैंने पहले ही बोला कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल कौन से हो गए? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस है। नॉन कंजर्वेटिव कौन से? फ्रिक्शनल फोर्स।
तो ये चीजें अभी आपको मालूम रखनी है, लेकिन क्यों कहते हैं वो भी आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपको दोनों चीज या ऐसे समझना है कि क्या है और क्यों कह रहे हैं, एक रैशनल रीजन पे। तो ये चीज अभी आपको माननी पड़ेगी कि ऐसा होता है। हालांकि जो आप बोल रहे हो ना कि यहाँ पे हमने यही कंडीशन लगा दिया कि अब फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क इट डज अराउंड द क्लोज पाथ इज जीरो, इसी से हम निकालते हैं। इससे हम पहले देखेंगे वर्क करके और कहते हैं कि अच्छा ये जो वर्क हो रहा है, क्या ये जो फोर्सेस जो है ओवरऑल क्या वो कंजर्वेटिव होते हैं कि नहीं होते। लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होता है, लेकिन आपको इससे आपको माथ में मालूम चल जाता है कि अच्छा हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये कंजर्वेटिव फोर्स ही है। वो आपको निकाल के एक रिजल्ट बता दिया गया। वैसे ही ग्रेविटेशन के बारे में बता दिया गया, और आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो तरीके से, एक दो कोशिश कहीं से भी कैसे भी ले लो, कोई भी पाथ ले लो, क्लोज होगा तो वहां पे जीरो आ जाएगा। ठीक है। और एक और बात Yes, sir. होती है, एक और बात होती है जो आप देखोगे जब आप आगे पढ़ोगे, जिनका पोटेंशियल डिफाइन होता है, इसका उन्हीं के फील्ड का होता है पोटेंशियल फील्ड, जिसको कहते हैं ना स्केलर फील्ड। मैंने बोला आपको पोटेंशियल फील्ड या जो स्केलर फील्ड, तो मतलब स्केलर फील्ड जो मैं बोलता हूँ बहुत ही जेनरिक वर्जन है, बहुत बड़ा ब्रॉड वर्जन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड बोलता हूँ तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो अपने अराउंड में हर पॉइंट पे कैसा स्केलर वैल्यू असाइन कर रहा है, उस एक सर्टेन स्पेस के रीजन को कह रहे हैं कैसा फील्ड कह रहे हैं, स्केलर फील्ड कह रहे हैं। तो उस स्केलर फील्ड में क्योंकि हमारे पास चार्जेस हैं, तो हमारे पास जो बना है वो पोटेंशियल फील्ड बना है। तो पोटेंशियल फील्ड उन्हीं के होते हैं जिनके कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, उन्हीं का फील्ड होता है सिर्फ। क्योंकि Yes, sir. क्योंकि इनका आप आगे जाओगे कि बहुत ऐसे चीजें होती हैं, इनका फंक्शन ऑफ आर होता है। यानी अगर कोई फोर्स फंक्शन ऑफ आर में लिखा जा जाए ना, तो वो फोर्स एक्चुअली में कंजर्वेटिव हो जाता है। इन शॉर्ट में बोलो तो ये भी इनकम्प्लीट है बोलना। Done, sir. ठीक है। Yes, sir. कैविटेशनल आ गया आपके पास, यही देख लोगे। हाँ, इसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर स्टेट, मतलब वर्क डन एक्चुअली, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द ओनली स्टेट। एंड देखो यहां से जी, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन इन द पाथ वन में गया, फिर बी टू ए गया है, वापस ए तक आ गया। इन दोनों का सम कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। और वर्क डन तब इसलिए क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन, यानी स्टेट फंक्शन वो डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट का। ठीक है, इस चीजों को हम लोगों ने देख लिया। और ये होता क्या है कि एक्चुअली किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो वहां पे देखो फ्रिक्शन में क्या होता है, माइनस वर्क डन कर रहा है। यानी माइनस वर्क डन मतलब कुछ एनर्जी डिसिपेशन कर रहा है, वहां से एनर्जी निकल रही है, वो वर्क निकल रहा है वहां से। ठीक है, तो वो डिसिपेशन के फॉर्मेट में छोड़ देता है। क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क होता है कि आप वर्क जब आप कर रहे हो तो यानी एनर्जी क्या कर रहे हो, सिस्टम में दे रहे हो या ले रहे हो। तो दे रहे होते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है, प्लस साइन है माइनस साइन है, उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कैसे कन्वेंशनली मान रहे हो वो डिपेंड करता है। लेकिन जो भी होगा एनर्जी का पीसेस ही एक्सचेंजिंग हो रहा होगा। तो अगर मान लो कि वर्क डन अगर ये फ्रिक्शन के द्वारा माइनस में आ रहा है, तो यानी सिस्टम से निकल रहा है, तो वो किस फॉर्मेट में जाता है, डिसिपेटिव फॉर्म में जाता है, क्योंकि एनर्जी तो ना क्रिएटेड हो सकती ना डिस्ट्रॉयड होगी, तो उसको किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले फॉर्म कौन सा था, मैकेनिकल, किसके अंदर था, वो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चल रहा था उस कारण से था। उसके बाद किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में। वो कैसे करता है, बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर, तो वहां के टेम्परेचर रेज हो जाएगा, तो हीट के फॉर्मेट में एनर्जी अपने आप को रीएडजस्ट कर ली। समझ में आ गया। Yes, और इसका फ्रिक्शन का होता है, और ये देखो कंजर्वेटिव पाथ से आप कैसे भी ले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें डिफाइन करना है। टाइम ज्यादा लग गया क्या।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिफाइन करना है। अभी तक हमने वही बताया था कि इलेक्ट्रिक एक्चुअली में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, अगर मान लेते हैं ए बी ले रहे हैं, अभी के लिए अज्यूम करते हैं, नॉट इंफिनिटी ले रहे हैं, अभी ए बी ले रहे हैं, तो यहाँ पे बी पे पहले चार्ज था, इसको कहां तक ले गए हम, कहां तक ले गए, ए तक ले गए। तो वर्क डन जो कर रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, यानी आप उसको धक्का मार के ले जा रहे हो या कोई मशीन से आप इसको धक्का दे रहे हो, कोई भी, लेकिन वो किसका इंटरनल क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरनली हम सिस्टम किस में माने, सिस्टम में सिर्फ आपके पास सोर्स चार्ज रखा हुआ है और एक टेस्ट चार्ज आएगा। इन दोनों के अलावा कोई भी जो होंगे वो एक्सटर्नल चीज होंगे। तो इन यहाँ पे कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो इनके कारण होंगे। तो ऐसे फोर्सेस जो इनके कारण नहीं बन रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो इनके म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं या रिपल्शन नहीं क्रिएट कर रहे होंगे, वैसे फोर्सेस को हम बोलेंगे बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और वो किस टाइप का होगा, आप लगा रहे होगे, मशीन लगा रहा होगा, या कोई ले लगा के उसको मूव करा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। ठीक है, तो हमने कहां से आपने स्टार्ट किया था, बी से स्टार्ट किया था, इसको कहां तक ले गए, ए तक ले गए। किसके हेल्प से, एक एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा रखा था, और आपने देखा था कि एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा सा ज्यादा वर्क, मतलब फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा कि अगर मान लेते कि वी जो आपके पास, सॉरी एफ जो आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण है, ठीक है, और ये जो होगा आपने देखा था जब होल्ड कर रहे हैं किसी पॉइंट पे रोक रखे हैं, तो वो क्या था, माइनस टाइम दिस इज इक्वल टू वी एक्सटर्नल आ रहा था, यही देखा था हमने। अभी जो बोला था कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी कहीं पे होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसका अर्थ यही है ना कि जो एक्सटर्नल जो फोर्स होगा, जो आपके जो आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रखा होगा, तो इस सोर्स चार्ज पे मान लेते कि ऐसे यहाँ पे कोई एक, सॉरी ये टेस्ट चार्ज पे, तो मान लेते कहीं दूर पे यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू का, ठीक है, कैपिटल क्यू का, तो ये इधर फोर्स लगा रहा होगा। तो आप बोल रहे हो एफ एक्सटर्नल जो होगा सर वो उसके अपोजिट इन डायरेक्शन और सेम इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो वो ऐसा होगा सर। तो ये सिर्फ आपको होल्ड करके रखेगा सर। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा होगा सर, लेकिन ये होल्ड करके रखेगा। मैं बोलूं कि अब एफ एक्सटर्नल और एक छोटा सा फोर्स डेल्टा फोर्स डी एफ अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये विच इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू दिस वन, क्योंकि ये बहुत छोटा है, लेकिन इससे एक काम बनेगा सर, ये छोटा सा फोर्स इसको धीरे धीरे एसिलेट करके आगे बढ़ाता जाएगा। बोल सकता हूं क्या, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू है बस, और मुझे ज्यादा फोर्स लगाना नहीं है, क्यों, काइनेटिक एनर्जी में मुझे देना ही नहीं है उसको, मुझे छोटा छोटा एसिलेशन चाहिए, एकदम थोड़ा 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 एसिलेशन करके ला रहे, जस्ट होल्ड के बराबर, जस्ट होल्ड के बराबर, जस्ट होल्ड से थोड़ा फोर्स दिया ज्यादा, ताकि वो जस्ट आगे बढ़ते जाए, और बहुत स्लोली ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा, और कहां तक आया, ए पॉइंट तक आया। कहां से स्टार्ट किया था, बी पॉइंट पे। तो ठीक है, अब देखते हैं सर इसके, तो यहां पे हम जब पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे, यानी डेल्टा वी मतलब वी एफ माइनस वी आई, ऑलवेज रिमेम्बर ऐसे। कहां से स्टार्ट किया था, बी से स्टार्ट किया था सर, कहां तक गए, ए तक, फाइनल यहाँ पे ए है, इनिशियली आपका बी। और ये क्या बोल रहे हो कि सर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट मूविंग फ्रॉम कहां से, इनिशियल पोजीशन बी टू फाइनल पोजीशन ए, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आप डिफाइन कर रहे हो। ये आप डिफाइन करोगे डेल्टा बी को, समझ में आया, ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका डेफिनेशन है, मैंने ऐसे ही डिफाइन किया इस चीज को, ठीक है। The charge q not should be moved very slowly, so there is no change in the speed. I agree upon that thing, sir. Now the next step is this. Suppose
द 1 कूलम चार्ज जो कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा और मतलब कहीं से लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो अज्यूम करते क्यू नॉट का वैल्यू। तो हमारे पास अगर ये 1 हो जाएगा तो वी ए बाई वी बी क्या हो जाएगा, वी एक्सटर्नल फ्रॉम बी टू ए, यही बन जाएगा, नीचे में तो 1 आ जाएगा। सर यानी मैं बोलूं कि अगर 1 कूलम चार्ज पॉइंट चार्ज को मैं बी से ए तक लाता हूं, ठीक है, बी से ए तक लाता हूं, तो उसके केस में क्या होगा कि बी से ए में अगर मैं, टाइम तो नहीं हो गया ना, नेक्स्ट क्लास पे, चलो, तो बी से ए तक ला रहा हूं सर, तो वहां पे एक यूनिट चार्ज को अगर लेके आ रहा हूं तो जो वर्क डन करना पड़ा होगा एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, ये मैं बोल सकता हूं सर। Now the electric potential difference between 2 points is defined as the work done by the external agent in moving a unit positive charge from one point to another, and how from initial point to final. ये बात मान लोगे, ठीक है, ये डेफिनेशन है, याद रखना ये डेफिनेशन है, ठीक है सर। अब सर आप बात कर रहे हो कि चलो अब सर लेते हैं सोर्स चार्ज, आपके पास एक बार पॉइंट चार्ज लेते हैं, ठीक है सर। अब हम मानते हैं वी एट इंफिनिटी 0 होगा, वी एट इंफिनिटी 0 मानते हैं, क्यों सर, वहां फील्ड 0 है, तो हमें हेल्प मिलता है एक अजम्पशन में। आपने बोला कि आप यही डिफाइंड ऐसे किया जा सकता है, ये चीज डिफाइंड ऐसे की जा सकती है, ठीक है सर। अब मान लेते हैं बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो गया सर, इंफिनिटी, ठीक है। तो मैं इस चीज को क्या लिखूंगा, मैं इस चीज को क्या लिखूंगा, v एट ए माइनस वी इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, v बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी v क्यों बोलो, w बाय मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहां से, इंफिनिटी से कहां तक लाने के लिए, a तक लाने के लिए, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब मैं ये बोला ये 0 हो जाएगा सर, तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, कहां से कहां तक सर, इंफिनिटी से ए तक लाने के लिए, क्यों नहीं। ये हो गया पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट विच इज इंफिनिटी, एंड v at infinity is equal to 0. Got my point? अरे समझ में आया क्या सबको? यस सर। ठीक है, तो यहां से अब देखो, यहां से अब पॉजिटिव चार्ज लेके आए, यहाँ पे देखो धीरे इंफिनिटी से लेके आए, धीरे 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 धीरे, ये तो बहुत फास्ट भाग गया, हम धीरे धीरे ठीक चलना है भैया, अरे चल रहा है भैया, चल रहे ऐसे करके रास्ते तक लाया, ए तक पॉइंट तक पहुंचा दिया, ठीक है सर। अब इसमें देखो सर, v इंफिनिटी आपने यही बात बोला और फिर ये चीज आ गई, ठीक है सर, बहुत सही बात है आपने कहा, ठीक है, आगे चलते हैं सर। अब मान लेते हैं सर कि आपने 1 पॉजिटिव चार्ज माना था, ये हो जाएगा सर, ये आ गया, समझ में आ गया सर। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पॉइंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज कंसीडर्ड is to be considered while calculating the electric potential। हाँ, यही वही सब स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ मालूम है सर, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो ऑफकोर्स बाहर से ला रहे हैं तो अगेंस्ट दिस फील्ड ही तो बात कर रहे हैं, सब पता है सर। और वी पाथ ये है, ये भी एक जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है सर। तो ये कह रहा है सर कि अगर आप इस पॉइंट से इंफिनिटी पॉइंट से ऐसे ऐसे कैसे ऐसे लेके आओ या सीधे लेके आओ, बात बराबर होगा सर, पॉइंट। ये गारंटी दे रहा है, किसके कारण, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सर, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है ना सर, एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी कंजर्वेटिव है। एक्सटर्नल फोर्स किसने बोला कि सर कंजर्वेटिव है, आपकी एक बात को मानते हैं लेकिन ऐसे से बात को घुमा घुमा के समय मत डुबो दीजिए सर।
तो मैंने बोला कि अरे बच्चे बच्चे थोड़ा सा ठीक है कोई बात नहीं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू, मैं बोल तो रहा हूं, माइनस टाइम दिस एफ एक्सटर्नल प्लस डी एफ अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू, अब ये डीएफ तो लगभग लगभग 0 वैल्यू है। ये देखो ये अगर कंजर्वेटिव तो ये भी कंजर्वेटिव हुआ कि नहीं, क्योंकि ये एफ एक्सटर्नल है कैसा फोर्स, जैसा फोर्स ये है उसके जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये कंजर्वेटिव तो ये भी कंजर्वेटिव हो गया ना सर। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि सर पाथ अलग अलग होगा तो हो सकता है उस टाइम पे फोर्स अलग अलग लगाना पड़ रहा होगा अपने आप को रीएडजस्ट करके, लेकिन ओवरऑल जितना जो पाथ में जो वर्क होगा इस एफ एक्सटर्नल के द्वारा, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, लगा के जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। यानी सर आप किस पॉइंट से ले के आ रहे हो इंफिनाइट से कहां तक ला के आ रहे हो ए तक, बस इसी पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे। ठीक है सर, ये बात भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं सेम चीज इन्फिनाइट से। अब ये वाली चीज यहाँ तक समझ में आ गई थी, ये वाला क्वेश्चन ये वाला हम लोगों ने पीछे किया था स्लाइड में, समझ में आ गई थी ना। ठीक है, अब देखो यहां से देखा वी इलेक्ट्रोस्टैटिक इस डायरेक्शन, वी एक्सटर्नल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, माना है सर यही है, और ये आर डिस्टेंस दूर है। इन चीजों को देखो, इसका थोड़ा ये अपोजिट में दिख गया मोशन, हुआ क्या होगा आपको, इधर से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, ये छोटा सा ये मतलब एक्चुअली एनिमेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम, इस डायरेक्शन से वो स्टार्ट हुआ है और किधर आया है, यहां तक आया है। ठीक है, यहां तक ए पॉइंट तक आया है, और ये छोटा सा इसका डी आर मान लो, नॉट डी एक्स, ये पूरा ये एक लाइन माना ना, इस पॉइंट से ये पूरा लाइन है। हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी लाइन के पॉइंट पे हम बता सकते हैं ये आपके पास फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो हम अभी एक लाइन का हेल्प लेंगे, स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन कैसे पास कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज से पास कर रहा है। तो हम जो जान चुके हैं कि रास्ते से मतलब कोई पाथ इंडिपेंडेंट है, कैसा भी रास्ता हो, मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए यही वाला लाइन स्ट्रेट लाइन पे लेता हूँ। तो इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे और कहां जाएंगे, ए तक जाएंगे, और ये कितना डी आर, छोटे छोटे इसके डी आर ऐसे पोर्शन हो गया रास्ते के। ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूं एफ एक्सटर्नल, इसको अगर मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं, अगर ये एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस डीएफ, अगर इसको 0 लगभग लगभग ना के बराबर कर दूं तो यही हो जाएगा ना, इसी के बराबर हो जाएगा ना। तो एफ एक्सटर्नल कैसा है, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ए आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, आप देखो यही होगा ना। हमने उसके बाद वर्क, अभी हमें निकालना क्या है, ये निकालना है पहला वाला टर्म। चलो निकालते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। तो यहां से सर लिखूंगा, कहां से इनिशियल पॉइंट आपके पास क्या है, इंफिनिटी, फाइनली कहां जाके रुक रहे हो, आर पोजीशन, ए पॉइंट तक जा रहे हो। ए पॉइंट कितना दूर है इस पॉइंट चार से, आर डिस्टेंस दूर है, यानी इंफिनिटी से आर तक जा रहे हो आप। इनटू ये क्या होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, यानी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। और ये देखो एफ एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स है, और क्योंकि हम ये जानते हैं क्यू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एफ एक्सटर्नल भी वही हो गया। ठीक है सर, अब एक और गेम देखो, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल की जगह हमने इसको रख दिया है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को रख सकते हैं कि नहीं, एफ एक्सटर्नल की जगह हम ये रख सकते हैं कि नहीं, रखे। अब डॉट डी आर लगा रखे हैं, चलो ठीक है सर, ठीक है, डी आर हो सकता है, ये देखो ये सर डी आर हो सकता है, इसमें कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक वेक्टर फॉर्म में है। कैसा होगा, माइनस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में, भी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ अभी, तो सिर्फ अभी आपको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अभी मैं जानता हूँ एफ एक्सटर्नल क्या होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट लग रहा है,
ये बात मुझे मालूम है, ये रखा है और उसके बाद ये सब आया, ठीक है। अब आपने सर बोल दिया कि वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट, यहां से देखो, एक सेकेंड, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला, वो रॉन्ग, ये रॉन्ग स्लाइड है, मैं हटा दूंगा। आपने बोला सर कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट है इन्फिनाइट से ए तक लाने के लिए, ठीक है, इन्फिनाइट से ए तक लाने के लिए, इसका आपने बोला कि आपको इन्फिनाइट टू आर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल ये फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा, जानते हैं कि क्यू आई आर स्क्वायर है तो ऑफकोर्स फंक्शन ऑफ आर है, डॉट डी आर है सर, ये आपके पास आ गया। अब देखो सर, आप आर से इसको अगर माइनस साइन को अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर दो, लिमिट में कन्वर्ट कर दो, जैसे आप बोलो ये अगर लिखते हो माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट ए टू बी, ये माइनस को आप एक और काम कर सकते हो यूज करते हुए, ऊपर अपर लिमिट को लोअर, लोअर को अपर में कन्वर्ट कर दो और ये माइनस खत्म, सेम वैल्यू आएगा। अरे नहीं, ये तो देख करके देख लो, माइनस ये बाहर आ गया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर एक्स क्यूब बाई 3 इसका वैल्यू आएगा, कहाँ से लेना है, ए टू बी, इसका देख लो सेम चीज। फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो ये देखो ऊपर में बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा तो यहाँ पे ए क्यूब बाई 3 माइनस बी क्यूब बाई 3, यही आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी देख लो, एक्स क्यूब बाई 3 यही होगा ना, बी टू ए, यही आ रहा है ना, दोनों सेम ही है ना। ठीक है, माइनस को क्या कर दिया हमने, इसको इस्तेमाल कर लिया इसको लिमिट चेंज करने के लिए। चलो सर अब देखो सर, आपके बात मालूम चल गया, डी आर का डायरेक्शन हमें मालूम चल गया, यहां से मैं डी आर का डायरेक्शन पहले भी मालूम था, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लिसिटली बताने जा रहा हूं कि डी आर का डायरेक्शन क्या है। आप लोअर लिमिट से फाइनल की ओर जाओगे, तो पहले आप इन्फिनाइट से इससे की ओर आ रहे, तो डी आर का डायरेक्शन इधर हो रहा था, क्योंकि अब आपने तुरंत कन्वर्ट कर दिया लिमिट को आर से इंफिनिटी की ओर, तो डी आर का डायरेक्शन इधर बन रहा है। कहां से, आप कैसे बोल रहे हो, आर से इंफिनिटी की ओर जाएंगे, आर से इंफिनिटी की ओर जाने के लिए भैया तो छोटे छोटे स्टेप तो आपको इसी डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे आपने आर से इंफिनिटी की ओर लिया, एफ ये वाला एक्सटर्नल माइनस वाला साइन अब्सॉर्ब कर लिए, ये वाला आपका फॉर्मूला, ये वाले वैल्यू रख दिए, ये लिखते हैं कि नहीं, पॉइंट चार्ज के लिए यही लिखते हैं कि नहीं, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखेंगे कि नहीं, Yes, sir. और डी आर को ऐसे डी आर लिख दिए। अब देखो डी आर को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, डी आर को क्या लिख देंगे, डी आर इंटू आर कैप डॉट आर कैप 1 आई डॉट आई आर डॉट आर जे डॉट जे, जितना भी होगा सब क्या होता है 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0, तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 1, और ये है यूनिट वेक्टर्स, तो इनके मैग्नीट्यूड होंगे, आई के मैग्नीट्यूड होंगे 1, इसके भी मैग्नीट्यूड होंगे 1, कॉस थीटा जो होगा कॉस 0 1 आता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में अब आ गया कि नहीं, डॉट को अगर लिख दिया, अगर यहाँ पे आर कैप और डॉट आर कैप 1 बन गया, तो ये डी आर में अब कन्वर्ट में हो गया कि नहीं। अब इंटीग्रेट करना है हमें आर से इंफिनिटी तक, के क्यू क्यू नॉट आर ये बाहर आ जाएगा, आर सिर्फ वेरिएबल है, क्यों सर, आप टेस्ट सोर्स चार्ज को थोड़ी कुछ छेड़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट से यहां तक तो जा रहे हो, तो आप क्यू को थोड़ी कुछ छेड़ रहे हो, के को थोड़ी कुछ छेड़ रहे हो, क्यू नॉट को थोड़ी छोड़ रहे हो, यहाँ पे भी क्यू नॉट था, यहाँ पे भी क्यू नॉट था, वो सब थोड़ी छेड़ रहे हो, क्या छेड़ रहे हो, आप इसका आर को सिर्फ चेंज कर रहे हो, कभी आर यहाँ है तो कभी आर यहाँ चला जा रहा है, और पूरा कहां तक जा रहा है, यहाँ ये यहाँ तक, ये आर नॉट मान लो, कह लो इसको सही करो, तो आर नॉट से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया, इंफिनिटी तक गया, ये आर्क वेरी कर रहा है।
तो ये देखो, अगर आर नॉट लिखते हो, यहाँ पे आर नॉट लिखोगे, कोई आर नॉट यहाँ पे अगर रखोगे तो इसका इंटीग्रेशन जानते हो ना, इसका इंटीग्रेशन जानते हो। टाइम तो हो गया, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा, जस्ट कंप्लीट करके मैं आपको खत्म कर रहा हूँ ये चीज। यहाँ पे आपके पास के क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन बच गया 1/r² dr। अब 1/r² dr का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? क्या आप r⁻r⁴ का इंटीग्रेशन dr के टर्म्स में जब लिखते हो तो क्या आप यही लिखते हो rn+1 डिवाइडेड बाई n+1 लिमिट, जो भी है a to b, जैसा भी लगाना चाहो आप अपनी श्रद्धा। तो यहाँ n कितना है, r यहाँ -2 है, याद रखना। तो n-2 रखोगे तो यहाँ -2 + 1 -1 हो जाएगा, और नीचे -2 + 1 -1 हो जाएगा, और ये लिमिट अपना बना रहेगा। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा -1/r, लिमिट अपना बना रहेगा। कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे ये कर दिया, r0 से इंफिनिटी तक का लग दिया वैल्यू। यहाँ इसको जैसे ही खोलोगे, के क्यू नॉट, ये आ गया आपका, ये माइनस साइन भी बाहर ले लो। पहले आपको अपर लिमिट रखना है 1/∞, फिर आपको लोअर लिमिट रखना है कितना, 1/r0, और ये देखो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा के क्यू नॉट बाई आर। ये है क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। बीच में भले ही मैनिपुलेशन करके हम ए टू बी बना दिए, भले ही मैनिपुलेशन करके ए टू इंफिनिटी बना दिए, लेकिन ये आया है यहीं पे, आएगा तो इसी का ना, ये सारे इक्वल फॉर्मेट है, ये बीच में मैनिपुलेशन कर रहे हैं बस। और ये जो अल्टीमेटली आया वो है क्या, है कि नहीं? अगर है तो, अगर आपके पास है तो अब ये बताओ, ये तो आपके पास ये आ गया, हमने वी ए बी क्या निकाला था, ये वाला निकाला था डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू बाई आर, और ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया, v एट ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये चीज आप आज से याद रखोगे पॉइंट चार्ज के लिए। जब मैं पॉइंट चार्ज के लिए बोलूं तो क्या ये वही काम होगा क्या, अगर मैं किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बोलूं, उसके ऊपर चार्ज क्यू दे रखा है, तो अगर मान लो कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पी तक का वर्क, सॉरी पोटेंशियल एट पी, जो कि पी कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या उसके लिए भी यही होगा क्या, के क्यू बाई आर? क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि सॉलिड कंडक्टिंग, आपके पास जो सॉलिड कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है, वो कैसे बिहेव करता है फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट चार्ज की तरह। इसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज चला गया। तो बहुत चीजों का अभी मुझे मालूम चलने लगा है कि ये जो फॉर्मूला लगाए हैं ये तो हम लोग सिर्फ जेनरिक फॉर्मूले से उठा के लाए हैं सर, और ये जो फोर्स का जो नीचे में फॉर्मूला पड़ता है वो एक्चुअली इसके लिए भी पढ़ रहा था। यहाँ पे अगर वही मैं, अगर यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या निकालते थे आप, यहाँ पे भी पॉइंट चार्ज के लिए निकालते थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते थे, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह। और होता क्या, फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू एफ, इसके फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर। तो यहाँ क्यू नॉट लगा दिया तो वही देखो सर, क्यू नॉट लगा दिया तो यहाँ वही हो गया, फोर्स कूलम वाला फोर्स वाला टाइप का हो गया। तो यही फोर्स के लिए तो हम निकाले हैं सर अभी जो क्वेश्चंस में। तो लेकिन इसके लिए क्या होगा सर, पी एक्सटर्नल पॉइंट तक होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स तभी तक वो काम होगा, क्योंकि ऐसा फील्ड तभी बनता है। अंदर में जाने के बाद सर थोड़ा अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या है? किसी को डाउट है क्या? No, sir. किसी को डाउट है तो बोलो, अब मेरे को दूसरे के लिए भागना है, दूसरा वाला क्लास स्टार्ट हो गया। सॉरी थोड़ा सा टाइम थोड़ा लगता है, ठीक है ना। आई थिंक सर आप आ गए हो। हेलो सर, हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
हाँ हाँ, तो आपको मैं होस्ट बना दे रहा हूँ। इसके ऊपर आप क्वेश्चंस लगाने लगना स्टार्ट करना। पोटेंशियल आप जान गए, अब देखो बीच में डेरिवेशन मैंने करवा दिया, वो अच्छी बात है अगर आप समझते हो तो। लेकिन अब जो पोटेंशियल जो पॉइंट पे आएगी, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम निकाल रहे हैं कि किसी भी सोर्स चार्जेस के कारण एक्चुअली हम आउट ऑफ द फील्ड कोई टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं और उस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, और क्या करना पड़ रहा है कि मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये कुछ क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में उठ रहे होंगे कि सर जब सोर्स चार्ज आपके पास निगेटिव होगा, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होगा सर, हमेशा आपने बोला है। तो यहाँ पे तो सर आपको फोर्स तो आपको लाने में लगेगा ही नहीं, वहां पे आप छोड़ दो, हल्का सा पुश करके देखो, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, वो अपने पास आ जाएगा। यहाँ पे सर कैसे करेंगे बात? यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक्सटर्नल फोर्स बस रोके जा रहा है भैया कि धीरे धीरे जाओ भैया, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। तो वो चीजों के बारे में, साइन के बारे में बात करेंगे। इसी के लिए मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बोली थी, वेक्टर के साथ अगर माइनस साइन लगे तो बहुत आसान, लेकिन स्केलर के साथ जब नेगेटिव या पॉजिटिव लगता है तो उसको समझना पड़ेगा, उसके इंटरप्रिटेशंस को जानना पड़ता है। तो नेक्स्ट में देखेंगे इस चीज को, ठीक है? अरे सर को होस्टिंग नहीं बनाया। Yes, sir. और कोई डाउट नहीं ना? और क्वेश्चन सब धीरे धीरे लगाना स्टार्ट कर देना। सब समझ में आ गया भालो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो चलो बेटा, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? बाय Thank बाय, you, sir. Good Bye, night. sir. गुड नाइट। Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir.